तो फ्रेंड्स वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, अभी तक जो हमारी सीरीज चल रही थी यूपी पीसीएस 2023 के लिए, फ्रेंड 2023 के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी तो वो चल रही थी ज्योग्राफी की। फ्रेंड 5000 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी थी मैंने ज्योग्राफी की, जो कि यूपी पीसीएस फ्रेंड यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस यूपीएससी में 1995 से लेकर 2020 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी के, तो उसकी हमारी सीरीज चल रही थी। और उसमें लगभग हमारे 7 पार्ट हो गए और 7 पार्ट के जरिए हमने 1600 क्वेश्चन देख लिए। तो आज हम देखेंगे। तो चलिए, आज से हमारी जो यूपी पीसीएस की ये स्टेट पीसीएस के लिए जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो इसमें मैं आपको प्राचीन भारत के और मध्यकालीन भारत के 41 क्वेश्चन कराऊंगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये भी हमारी पुराने क्वेश्चन ही हैं जो यूपीएससी विभिन्न प्रकार के स्टेट पीसीएस जैसे कि एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब ये पूरी तरह से पीडीएफ बन के मेरे पास आ गई है। तो देखिए, 41 क्वेश्चन कराऊंगा आपको एकदम डीप लेवल में, और ये यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आज थोड़ी बात कर लेते हैं पहले जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए जो बुक मानी जाती है स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए। रामचरण शर्मा की बुक से एंसेंट हिस्ट्री पूरी आपको कंप्लीट कराई है, और मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक फ्रेंड्स, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी आपको रामचरण क्या कहते हैं सतीश चंद्रा की बुक से और बिपिन चंद्रा की बुक से मॉडर्न हिस्ट्री, ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा दिया है, एक एक चैप्टर, और एक एक चैप्टर का एक एक लाइन डिफाइन करके पढ़ाया हुआ है। और उन्हीं तीनों बुकों का फिर मैंने एमसीक्यू फॉर्म में निचोड़ प्रोवाइड करा दिया। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये 41 क्वेश्चन ये उन बुकों से हट के होंगे। ठीक है, ये विभिन्न एग्जाम में जैसे कि यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी में और विभिन्न प्रकार के स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछे गए हैं, तो वहाँ से ये वीडियो मैंने पीडीएफ मंगाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो तीनों तीनों बुक रामचरण शर्मा की बुक से एंसेंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री और जो मध्यकालीन भारत वगैरह है, अगर वो आपने ना देखा हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया है और उन सारी बुकों का एमसीक्यू फॉर्म में निचोड़ प्रोवाइड करा दिया है। डिपेंड्स जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही थी तो बिपिन चंद्रा की बुक से प्लस स्पेक्ट्रम की बुक से लगभग 2200 क्वेश्चन कराए हैं। डिपेंड और उन 2200 क्वेश्चनों को जोड़कर 2 पार्ट बना दिए हैं। डिपेंड्स तो वो मैराथन वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वो वीडियो वहाँ पर लगा दी गई हैं। डिपेंड्स तो चलिए, ये है एंसेंट हिस्ट्री। डिपेंड्स एंसेंट हिस्ट्री का आज पहला पार्ट देखेंगे, देख लीजिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, डिपेंड स्टेट पीसीएस वगैरह में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 4100 क्वेश्चन है, तो लास्ट तक बने रहना। ठीक है, अब ये बुक वगैरह नहीं है कुछ भी। डिपेंड अगर कहीं मार्केट में आप इसे खरीदने निकल जाओ, डिपेंड्स ये बुक वगैरह नहीं है, ये पीडीएफ मंगाई है बहुत ही दूर से, बहुत ही महंगी। डिपेंड्स तो ऐसा ना हो कि आप प्रिंट देख के और पहुंच जाओ मार्केट में लेने के लिए। तो बस लास्ट तक जुड़े रहना, मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारी टेबल कंटेंट है और इसमें लगभग 37 पार्ट है। डिपेंड्स इसमें मतलब प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है। तो आज हम इसमें देखेंगे अध्याय 1 और इसमें भी प्राग ऐतिहासिक काल। डिपेंड्स तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। आज पहला पार्ट कंप्लीट कर देंगे इसको। लगभग इसमें 80 क्वेश्चन है जो कि एकदम डीप लेवल के यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के पूछे हुए हैं। तो एक बात और बता दूं, अगर किसी ने वो ना देखे हो ना तीनों वीडियो का निचोड़ एमसीक्यू फॉर्म में या फिर क्या कहते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, तो आप वहाँ भी देखते रहिए और जुड़े रहिए चो आंसर के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आ गया है देखो अध्याय 1 पर, और ये देखिए कहाँ से क्वेश्चन उठा उठा के पिक करे हैं। फ्रेंड्स और वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरी आवाज़ स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना और 480 पिक्सल पे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार फ्रेंड्स यूपी पीसीएस स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। जो ताम्रपाषाण के लोग थे, फ्रेंड्स ताम्रपाषाण काल के लोग थे, जो महाराष्ट्र के लोग थे, तो वो डेड बॉडी को फ्रेंड्स कैसे दफनाते थे। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए ताम्रपाषाण के ताम्रपाषाण में लोग महाराष्ट्र के मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे कैसे रखकर दफनाते थे। तो ये दफनाते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये उत्तर से दक्षिण दिशा में। फ्रेंड्स उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। फ्रेंड्स ऊपर इनका सिर रहता होगा और नीचे इधर पैर। फ्रेंड्स तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में महापाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग डेड बॉडी को दफनाते थे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आप आंसर यहाँ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये आईएएस का पूछा हुआ है, और देखिए शायद ये क्वेश्चन आप पहली बार पढ़ेंगे। तो देखिए प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला क्या कहता है, प्रथम सदी या फिर प्रथम शताब्दी में विभिन्न प्रकार के
विशिष्ट सेल औजारों का प्रयोग आम था। ठीक है, तो ये सही है। जो प्रथम शताब्दी थी तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो सेल औजार वगैरह बनाए जाते थे उनका प्रयोग भी होता था, ये सही है। दूसरा देखिए क्या कहता है, तीसरी सदी में आरंभिक मानव के शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था, तो ये तीसरी में नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ गलत है, ये हुआ था चौथी सदी में। ठीक है, तो दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए पाँचवीं, ठीक है, पाँचवीं सदी ईस्वी में, ठीक है, पाँचवीं सदी ईस्वी में कोण और ज्या, ठीक है, कोण और जो ज्योमेट्री की बात हो रही है। ठीक है, पाँचवीं सदी में हमने मतलब जो एंगल वगैरह है और जो ज्योमेट्री का सिद्धांत ज्ञात हो गया था हमारे देश में। चौथा देखिए क्या कहता है, सातवीं सदी में, ठीक है, सातवीं सदी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हो गया था। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है पाँचवीं सदी में हमने मतलब ज्योमेट्री और कोण वगैरह बनाने सीख लिए थे, यानी इनका विकास हो गया था, और सातवीं शताब्दी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत हमें प्राप्त हो चुका था, यानी कि ज्ञात हो चुका था। तो पहला सही है, तीसरा चौथा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आप यहाँ देख सकते हैं, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन खाद्यान्नों। ठीक है, खाद्यान्नों की कृषि आरंभ हुई थी, तो कब हुई थी, ये आरंभ हुई थी तो नव पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए उत्खनित, ठीक है, उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ज़्यादातर इसमें जो हमारा फोकस रहेगा वो यूपीपीसीएस के जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए तो उन पे रहेगा। डिपेंड आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। डिपेंड्स नेक्स्ट देखिए मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन धान्य, ठीक है, वन धान्य का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये धान का प्रमाण यानी कि चावल का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला था, तो ये मिला था चौपानी मांडव, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए देखिए सातवां क्या कहता है, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, तो ये है उच्च पूरा, ठीक है, उच्च पूर्व पाषाण काल से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सराय नहार, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सराय नहार और मैदा संबंधित हैं, तो ये है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तो 41 क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता जा रहा हूँ। आगे चलिए दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत में बृहद पाषाण समाधियाँ कहाँ से संबंधित हैं, तो ये संबंधित है लोह काल से। नेक्स्ट देखिए, और आप लोग सोच रहे होंगे सर कुछ समझा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो समझाने का काम जो मैंने बता दिया ना राम शरण शर्मा की बुक से, जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, 23 लगभग 33-34 चैप्टर है, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है, और उसके बाद उन बुकों का, ठीक है, राम शरण शर्मा की बुक का एंसेंट हिस्ट्री का निचोड़ भी प्रोवाइड करा दिया है, और ठीक है लगभग हमारे 16 पार्ट बने थे, तो उन 16 पार्ट को जोड़कर लगभग एक ही मास्टर वीडियो लगभग 11.5 घंटे की बना दी है, आप वहाँ जाके सब कुछ डिटेल में बताया। ठीक है, तो यहाँ पर समझाने का कुछ काम नहीं है, हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आगे चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सही है, तो निम्न पूरा पाषाण के बारे में, तो ये देखिए वह और उपकरणों का प्रयोग करने लग गया था निम्न पूरा पाषाण का मानव। नेक्स्ट देखिए बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की जाती है, तो मैंने बता दिया ना ऊपर, उनको दफनाने के स्थानों के रूप में। ठीक है, उनको कैसे दफनाया जाता था, तो उनके दफनाने के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नेक्स्ट देखिए 12वां नंबर क्या कहता है, दक्षिण भारत में पाषाणिक, ठीक है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल की मानी जाती हैं, तो ये लोह काल की मानी जाती हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। राग का टीला अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये राग का टीला कहाँ से मिला है, ये संगन कल्लू से मिला। अगर ये पूछ ले संगन कल्लू कहाँ पर है, तो ये है आंध्र प्रदेश में, और वहाँ से राग का टीला मिला। आगे चलिए राग के टीले के क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति संबंधित है, तो बताइए, तो ये दक्षिण भारत यानी कि आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का प्रमुख धंधा क्या था, तो वो शिकार खेलता था, यानी कि जानवरों को मारकर अपना पेट भरता था। आगे देखिए सिवाल, ठीक है, सिवाल एक पूरा स्थल है, तो ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये है निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का ये सिवाल, ठीक है, और आई थिंक ये पंजाब में पड़ता था उस टाइम। आगे चलिए 17वां नंबर देखिए क्या कहता है, लंबत, ठीक है, लंबत पुरातात्विक खनिज उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति इसमें किसी पक्ष का विशेष ज्ञात होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संस्कृत काल के मापन का। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अल्मोड़ा के निकट, ठीक है, अल्मोड़ा के निकट लखुआ अड्यार, ठीक है, लखुआ अड्यार पर लाल उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं, तो वो किस काल की हैं, तो वो है पाषाण काल की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, प्राचीन काल में आर्यों का जीवोपार्जन क्या था, तो जी आर्य लोग खेती करते थे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, खेती वगैरह करके ये अपना जीवन यापन करते थे। आगे चलिए निम्नलिखित में से किसको चालकुलितिक युग भी कहा जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है,
तो ये ताम्र पाषाण युग को यानी कि कॉपर एज को, ये देखिए ये बिहार पीसीएस का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश के प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये है भीमबेटका, और ये ऐसा क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का पालतू। और ये देखिए कितनी बार घुमा घुमा के पूछा है। तो देखिए भारत में किस श्रेय में सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं, तो ये भीमबेटका से सबसे ज़्यादा चित्र मिले। ये देखिए यूपी पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ है। आगे चलिए, भारत के कुछ क्षेत्रों में ज़मीन के अंदर गड्ढों के अंदर रहते थे, ठीक है। कुछ लोग ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहते, तो ऐसी कहाँ से मिली है, ठीक है, ऐसी जानकारी वगैरह कहाँ से मिली है। तो जब मैंने आपको एंसेंट हिस्ट्री पढ़ाई थी राम शर्मा की बुक से, तो वहाँ मैंने बताया था कि कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में लोग गड्ढों के घर बनाकर या फिर गर्ताबास में रहते थे, ठीक है। तो ये गुफर कराल और ये बुर्ज होम, ठीक है, यहाँ पर मतलब लोग गड्ढे के घर बना के रहते थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बुर्ज होम में मालकों के साथ कुत्ते दफनाए जाते थे, ठीक है। तो ये देखिए दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में लोग ज़मीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, तो ऐसा मिला कश्मीर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये आईएएस का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नवपाषाण कालीन में गर्त निवास, ठीक है। तो गर्त निवास के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये मैंने बता दिया, बुर्ज होम और गोफर कराल, यानी कि एक और दूसरा कहाँ है, एक और दो। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है ये एक और दो, ठीक है, एक और दो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए जाते, तो ये बता दिया बुर्ज होम, ठीक है। आगे चलिए, गर्त निवास, तो ये गर्त निवास मैंने बता दिया ना कहाँ पर है, तो ये गर्त निवास कश्मीर घाटी में पड़ता था, और ये नव पाषाणिक संस्कृति से बिलोंग करता है। आगे चलिए, ठीक है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के समाधान कहाँ में मिले, तो कुत्ते दफनाए जाते थे बुर्ज होम में, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये चिरांद बिहार में पड़ता है, ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाते थे, तो वही बात है। तो ये देखिए कितनी बार पूछा है, ये बुर्ज होम है, ठीक है, और ये उत्तराखंड पीसीएस का पूछा हुआ है। आगे चलिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर के गेहूं और जौ की खेती की जाती थी, तो ये की जाती थी मेहरगढ़, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो कितनी बार पूछा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि बुर्ज होम में नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को, ठीक है, यहाँ पर कुत्ता नहीं बोला, यहाँ पर बोला किस पालतू जीव को दफनाते थे, तो ये कुत्ते को दफनाते थे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस एक भूरा स्थल पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये मिले हैं ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ से, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, भारत में अवस्थित कृषि का प्राचीनतम, ठीक है, कृषि का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है, तो ये आईएएस का पूछा है और ये मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ देखिए ये आईएएस का पूछा हुआ है कि भारत में सबसे पहले कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे, तो ये मेहरगढ़ से। और यहाँ देखिए क्या कहता है, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, तो ये मेहरगढ़। और यहाँ देखिए 34 नंबर क्या कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये देखिए कहाँ से हुआ है, तो ये मेहरगढ़, ठीक है। देख लीजिए तीनों बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा है। आगे चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से भैंस के, ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे। यानी कि पशुपालन के साक्ष्य वगैरह भैंस के साक्ष्य मेहरगढ़ से और प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वगैरह में मिले हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ पर प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है, तो ये मेहरगढ़ से ही मिला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खेती वगैरह होती थी, ठीक है, खेती वगैरह होती थी और लोग पशुपालन वगैरह करते होंगे, ठीक है। तो पशुपालन करेंगे और खेती वगैरह करेंगे, तो वहाँ पर स्थायी जीवन तो उनको जीना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर स्थायी जीवन के प्रमाण भी मिले हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, तो ये कहाँ से मिला है, ये लहुरा देव, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, गंगा मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये बता दिया ना, ठीक है। पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, और ये मध्य पाषाणिक प्रसंग की बात हो रही है, तो ये मिले हैं आदमगढ़ से। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये मिला विंध्य क्षेत्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है बेलन घाटी। आगे चलिए, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो मातृ देवी की प्रतिमा मिली है हड्डी से बनी बेलन घाटी, यानी कि उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स समझ रहे हो गए, आगे चलते हैं। ये हो गया ना, देवी की प्रतिमा मिली थी। आगे चलिए, 42 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये मिले हैं बेलन घाटी, यानी कि उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रायोगिक मानव का प्राचीनतम जीवांश
किस स्थान पर मिला है, तो ये मिला है हथनौरा से। ठीक है, हथनौरा से जो उसकी खोपड़ी वगैरह मिली है, ये सब हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ये हथनौरा से उसकी खोपड़ी मिली है। अगर कई बार ये डीप में पूछ ले कि हथनौरा वगैरह, ठीक है, ये प्राचीनतम जीवांश कहाँ से मिला है, तो नर्मदा घाटी हथनौरा से। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है डीप लेवल में। ठीक है, तो ये प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये नर्मदा घाटी के हथनौरा जगह से एक मानव की खोपड़ी मिली थी। ठीक है, तो वही बात बताई जा रही है यहाँ पर कि मानव का प्राचीनतम जीवांश कहाँ से मिला था, तो ये हथनौरा। आगे चलिए, मानव द्वारा पहला प्रयुक्त अनाज था, तो ये उन्होंने सबसे पहले जौ उपजाया था, यानी कि जौ की खेती की थी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाषाणिक स्थल से हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये महदा से हड्डी के आभूषण में मिले हैं, यानी कि ज्वेलरी। आगे चलिए, होमो इरेक्टस एक कपाल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है। होमो इरेक्टस एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है, अरे वही पूछ रहा है जो अभी ऊपर बताया ना कि मानव की खोपड़ी। ठीक है, होमो इरेक्टस का कपाल यानी कि मानव की खोपड़ी कहाँ से मिली है, तो ये देखिए यूपी पीसीएस में पूछा है, अभी बताया ना मैंने। ये देखिए नर्मदा घाटी हथनौरा से। ठीक है, ऊपर अभी बताया था, और ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ है। आगे चलिए, हड्डी से निर्मित आभूषण। ठीक है, हड्डियों से बने आभूषण कहाँ से मिले हैं, तो ये मैदा से। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये मैदा से। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिए, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हड्डी के आभूषण, ठीक है, मध्यपाषाण काल के कहाँ से मिले हैं, तो ये मैदा से मिले। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बोला है आभूषण, और यहाँ देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड्डी के उपकरण मिले हैं। ठीक है, उपकरण बोले या फिर आभूषण बोले तो बात एक ही है, बट यहाँ पर घुमा के पूछा हुआ है और पीसीएस में पूछा है, तो ये मैदा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे हड्डी कहे चाहे उपकरण कहे, बात एक ही है। ठीक है, हमें गुमराह नहीं होना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही कबर से 3 कंकाल मिले हैं, तो ये मिले हैं दमदम। ठीक है, यानी कि दमदमा से। ठीक है, याद रखना ऐसे करते। ठीक है, ऐसे याद रखना कि वो तीनों दम करके निकले थे दमदमा से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गंगा घाटी में मानव बस्ती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मिला, बताइए कहाँ से, तो ये कालपी, और ये यूपी, ये आईएएस का पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए ददेरी। ठीक है, ददेरी और प्रवर्तीय हड़प्पा स्थल कहाँ पर है, तो ये ददेरी कहाँ पर पड़ता था, पंजाब में। नेक्स्ट देखिए, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सबसे ज़्यादा मानव के कंकाल मिले हैं, तो ये लिखैया। आगे देखिए, गैरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामांकन हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हस्तिनापुर में, ऑप्शन नंबर ए। नब्दा टोली। ठीक है, नब्दा टोली किस राज्य से संबंधित है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है नब्दा टोली। नेक्स्ट देखिए, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर पूछा है पाषाण उपकरण निर्माण। ठीक है, पाषाण काल में जो उपकरण बनाए जाते थे, निर्माण केंद्र, तो ये इमामपुर। ठीक है, इमामपुर कहाँ पर पड़ता है, तो इमामपुर है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पाषाणकालीन जो भी उपकरण यहाँ पर हथियार बनते थे इमामपुर में, तो ये इमामपुर पड़ता है कर्नाटक। आगे चलिए, किस स्थान पर काले और लाल मृतभांडों की स्तरीय स्थिति को OCP तथा PGW के मध्य सर्वोत्तम पहचाना गया था, तो ये पहचाना गया तरंजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये आईएएस का पूछा हुआ है। आगे चलिए, यहाँ पर मिलान करना है, तो चलिए देखिए मिलान कर देते हैं। ठीक है, पहला, ठीक है, इधर दिए हुए हैं। ठीक है, ये 4 दिए हुए हैं और इधर ये 4 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए देखिए, ठीक है, इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियाँ बसी थी, तो किस नदी तंत्र की बात हो रही है, तो ये हो रही है घग्गर की। ठीक है, घग्गर और हकरा नदी के किनारे जो हड़प्पा संस्कृति वगैरह बस्तियाँ थी, तो ये मिली हैं। ठीक है, तो ये पहले का हो जाएगा, चौथा। ठीक है, आगे चलिए, ठीक है, इस हड़प्पा स्थल, ठीक है, इस हड़प्पा स्थल से हाल में ही रजत भांडों का भंडार मिला है, यानी कि रजत के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं हरियाणा में, एक जगह पड़ती है कुनाल। ठीक है, और ये कुनाल हिसार में पड़ता है, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर हड़प्पा कालीन जो रजत के सिक्के, ठीक है, यानी चांदी के सिक्के मिले हैं, तो ये हो जाएगा तीसरा। और आगे देखिए, कश्मीर। ठीक है, कश्मीर के इस नवपाषाण युग स्थल से मिले हैं। ठीक है, तो कश्मीर किससे बिलोंग करेगा, तो ये कश्मीर घाटी बुर्ज होम से बिलोंग करेगा, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है, तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। ठीक है, कुछ इंटरप्शन हो गई थी, तो यहाँ थे ना हम कश्मीर। ठीक है, तो ये कश्मीर के नवपाषाण युग स्थल से मिले हैं। ठीक है, तो ये बुर्ज होम सबसे घनन वितरण। ठीक है, तो ये कश्मीर में पड़ता है, तो बुर्ज होम ऐसे याद रखना। ठीक है, तो ये 4 3 फिर 1 हो जाएगा। और डी देखिए क्या कहता है, इस स्थान से भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन सिक्के मिले हैं। ठीक है, विशुद्ध ताम्रयुगीन सिक्के वगैरह मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं, तो ये आहड़ तथा आभूषण में प्रत्याशित। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 4 3 1 2। ठीक है, इस स्थल से
मतलब भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन का ढेर वगैरह या फिर सिक्के वगैरह मिले तो ये आहड़ तथा आभूषणों में प्रत्याशित मिले। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, ये देखिए बता दिया इमाम गांव ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, यहाँ पर भी मिलान करना है, तो चलिए देखिए पूरा पाषाण। ठीक है, पूरा पाषाण काल के जो लोग वगैरह थे तो वो नदी के किनारे रहते थे, यानी कि दूसरा मध्य पाषाण। ठीक है, तो मध्य पाषाण के लोग तो वो चट्टानों यानी कि गुफाओं वगैरह में रहते थे, यानी कि तीसरा। और नवपाषाण लोग, ठीक है, तो नवपाषाण के, ठीक है, नवपाषाण लोग अभी ऊपर पढ़ के आए ना, तो नवपाषाण काल में लोग गड्ढों में रहते थे कश्मीर में, यानी कि चौथा। और ताम्रपाषाण के लोग एक कच्चे पक्के मकानों में रहते थे, यानी कि पहला, यानी कि 2341। ठीक है, तो ये 2341 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, आप भी देख सकते हो यहाँ भी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा तो ये रावी नदी के किनारे था। हस्तिनापुर, ठीक है, तो ये गंगा नदी के किनारे। ठीक है, ऐसे याद रख लो। और ये सी, ठीक है, तो ये नागार्जुन, तो ये कृष्णा नदी के किनारे नागार्जुन कोंडा। और ये पैटर्न था गोदावरी। ठीक है, जो हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है पीसीएस के लिए। ठीक है, 5000 क्वेश्चन की है। ठीक है, तो ये नागार्जुन उसमें मैंने कई बार बताया है, आप ऐसे याद रख सकते हो। महाभारत में ना अर्जुन जी भी थे और कृष्ण जी थे, तो अर्जुन के साथ हमेशा कृष्ण जी रहते थे ना, तो ये नागार्जुन के साथ कृष्ण जी, ऐसे याद रखना। ठीक है, आगे चलिए। और ये पैटर्न पड़ता था गोदावरी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिलाने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये कायथा। ठीक है, ये कायथा कर्नाटक में नहीं पड़ता था, बाकी सारे सही हैं। तो ये मैंने बताया था चिरांद, ये कई बार पूछ लेता है चिरांद कहाँ है, तो ये बिहार में। और ये पांडु राजा डीबी। ठीक है, तो ये बंगाल में पड़ता था, दाइमाबाद, तो ये है महाराष्ट्र का। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बताना कौन सा सही, ठीक है, इनको सही सम्मिलित करना है, यानी कि मिलाना है हमें। तो चलिए देखिए, उदयगिरी। ठीक है, तो उदयगिरी से क्या मिला है, तो यहाँ पर शिलाओं को उत्खनित कर गड़ी मूर्तियाँ। ठीक है, शिलाओं पर मतलब उत्खनित करके गड़ी मूर्तियाँ और आदि स्तंभ वगैरह मिले, यानी कि दूसरा। और भीमबेटका से क्या मिला है, ठीक है, तो भीमबेटका से कई बार बता दिया, भीमबेटका से मिला है, यानी कि शैल चित्र वगैरह, प्रागैतिहासिक शैल चित्र। और ये बांधवगढ़ क्या है, तो बांधवगढ़ एक राष्ट्रीय उद्यान है। और ये चित्रकूट क्या है, तो राम कथा से जुड़ा हुआ एक तीर्थ स्थान। ठीक है, ये चित्रकूट राम कथा से जुड़ा हुआ एक तीर्थ स्थान है। तो ये देखिए 2143। ठीक है, 2143 कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है। ठीक है, आगे चलिए यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये कथन कारण वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कथन क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए प्रौद्योगिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नव पाषाणिक उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, तो ये पढ़ के सही लग रहा है। आगे चलिए जो ऊपर पढ़ के आए कारण देखिए क्या कहता है, स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास हो तथा उपयोग हो। ठीक है, तो ये दोनों सही लग रहे हैं पढ़ के, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है, और यहाँ पर व्याख्या भी हो रही है। नेक्स्ट चलिए, तो यहाँ मिलान करना है, तो अभी मिलान कर देते हैं। तो चलिए देखिए ये उज्जैन। ठीक है, तो उज्जैन, ठीक है, तो उज्जैन, एक सेकंड रुको, यहाँ से देखिए ये वीरभानपुर पहला यहाँ से है ना। ठीक है, हम डायरेक्ट बी को क्यों देख रहे हैं, तो चलिए। ठीक है, तो ये ठीक है, वीरभानपुर कैसा था, तो ये लघु उपकरण का केंद्र वगैरह होगा उस टाइम। ठीक है, तो ये वीरभानपुर लघु पाषाण काल उपकरण का केंद्र था, यानी कि चौथा। दूसरा देखिए उज्जैन। ठीक है, तो उज्जैन था गैरिक मृतभांड की परंपरा थी उज्जैन में। ठीक है, यानी कि 4। फिर आएगा ये उज्जैन मिलेगा 3 से। ठीक है, गैरिक मृतभांड परंपरा से। और ये कायथा। ठीक है, तो कायथा में क्या था, तो कायथा एक ताम्रयुगीन निधि थी यहाँ पर, यानी कि दूसरा। और ये आहड़। ठीक है, तो आहड़ थी बनास संस्कृति से बिलोंग करता था आहड़। ठीक है, यानी कि 4-3-2-1। ठीक है, 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन संग्रहालय की साम्राज्ञी से पाषाण, हार्स और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन किया था, तो किसने किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत में किस स्थान पर खुदाई में लौह में प्रचलित प्राचीनतम प्रमाण मिले, तो ये कहाँ से मिले हैं, तो ये अतरंजी खेड़ा के। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे लोहे का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है, तो ये अतरंजी खेड़ा है, और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को कब मिला था, तो ये मिला था 1863 ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, भारत का प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज
जिसने देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला। श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आर.बी. फ्रूड यानी कि रॉबर्ट ब्रू फूड को। फ्रेंड्स तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने भारत में प्रस्तनयुगीन औजारों की खोज वगैरह की थी। फ्रेंड्स तो ये B.R. फ्रूड। रॉबर्ट फ्रेंड्स फ्रेंड्स समझ गए होंगे। तो ये भारत में जो सबसे प्राचीनतम युगीन के जो औजार वगैरह मिले थे इनकी खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस फूड ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ देख सकते हैं। आगे चलिए, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूड कौन थे? तो ये थे भूगर्भिक वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए। और ये देखिए लोअर PCS का पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम। जब इन्होंने हड़प्पा संस्कृति व वासियों के इनके जो ज्वेलरी वगैरह आभूषण वगैरह देखे थे वो इतने अच्छे थे उस टाइम के। मतलब जो हड़प्पा संस्कृति के लोग वगैरह थे ना, तो ये कनिंगम ने उनके जो आभूषण वगैरह या फिर ज्वेलरी वगैरह देखी थी, तो इस कनिंगम ने एक बात कही थी उन आभूषणों को, उन ज्वेलरी को देखकर इसने कलिंगम ने कहा था कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ये 5000 पुरानी सभ्यता है तो इसकी आभूषण वगैरह देख रहा हूँ, और इन आभूषणों को देख कर ऐसा लगता है कि मैं लंदन के किसी ज्वेलरी शॉप में या फिर ज्वेलरी शोरूम में खड़ा हूँ, ये इतने अच्छे लग रहे हैं। तो ये बात इसने कही थी, याद रखना। कि ये इन आभूषणों को देखकर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये 5000 साल पुराने नहीं है। इन आभूषणों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लंदन के किसी ज्वेलरी शॉप पे या फिर ज्वेलरी शोरूम में खड़ा हूँ, ये इतने अच्छे हैं। आगे चलिए, नब्दा टोली का उत्खनन किया था? तो ये किया था सांकलिया जी ने। ऐसे याद रखना। रॉबर्ट्स ब्रूस फूड, जिन्होंने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज की थी, तो ये क्या थे? तो ये अभी बताया ना, एक भू वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जानते थे? ये ग्रुप CD का पालतू क्वेश्चन है आज भी। तो ये इसको कहते थे क्रो-मैग्नन। आगे चलिए, वस्त्रों के लिए कपास। कपास का सबसे पहला प्राचीनतम प्रमाण हमारे देश में कपास विकसित होता था। तो कपास दुनिया को हमारे भारत ने दिया है, ऐसे याद रखना। यहाँ पूछा है कपास का आरंभ सबसे पहले तो अपने इंडिया में हुआ था। आगे चलिए, कार्बन डेटिंग से। कार्बन डेटिंग से किसका पता लगाया जाता है? ये फॉसिल्स की आयु का। फॉसिल्स की आयु का ये MPPCS का पूछा हुआ है। आगे चलिए, भारत में मानव का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ये बता तो दिया है, नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किस स्थान से आरंभिक ऐतिहासिक युग में लौह उपकरण प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश में नगदा से। नेक्स्ट चलिए, चालकोलिथिक यानी कि ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं हाड़ और गिलुंड से। याद रखना। गुफर कराल तो ये बता दिया, ये स्वात घाटी यानी कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 8। देखिए, निम्नलिखित ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किस पाषाणकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं? तो तांबे का प्रयोग कहाँ होता था? तो ये होता था हाड़ में। समझ गए होगे, ताम्रपाषाण स्थल से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य यानी कि तांबा का प्रयोग होता था वहाँ पर, तो हाड़ में। तो ये थी आज की वीडियो। लगभग इसमें 80 क्वेश्चन देखे हमने। जो कि A1 क्वालिटी के डीप लेवल के हैं। ये देखिए RAS वगैरह में पूछे हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं। मोटिवेट कर सकते हैं मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई एकदम डिटेल में पढ़ना चाहता है ना, तो ये तो हम पुराने क्वेश्चन देख रहे हैं जो UPPCS UPSC विभिन्न स्टेट PCS में पूछे हुए हैं। लेकिन जो UPSC और जो स्टेट PCS की जो बुक होती है रामचंद्र शर्मा वगैरह की बुक, तो थ्योरी वगैरह पढ़ा दी है पूरे चैप्टर पढ़ा दिए उसमें। और क्या कहता हूँ, उन सब की ऑप्शन MCQ में अभी वीडियो में आपको मिल जाएगी डिटेल में। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लेना, सीधा उन प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए, जो आने वाला चैप्टर होगा तो उसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप जुड़े रहिए। और जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है अभी, तो इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, लगभग 2500 क्वेश्चन तक इंडियन ज्योग्राफी चलेगी। और उसके बाद
2500 क्वेश्चन ही वर्ल्ड ज्योग्राफी के यूपीएससी स्टेट पीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।